नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की कहानी की कि कैसे बना भारत का संविधान। जितना हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत का संविधान बना, उतना ही ये महत्वपूर्ण भी है कि भारतीय संविधान का जन्म कैसे हुआ था। संविधान का अर्थ है एक ऐसा विधान जो सभी के ऊपर एक समान रूप से लागू है। उसको कहते हैं हम संविधान। जैसे आप लोग फुटबॉल या क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उस मैच में कुछ प्लेयर होते हैं जो मैच खेलते हैं। खेल के अपने कुछ नियम भी होते हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्योंकि बिना रूल और रेगुलेशन के हार जीत का निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। और फिर खेल नियमानुसार खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है, इसको देखने के लिए एक वॉचमैन होता है जिसे हम रेफरी या एम्पायर बोलते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र में संविधान होता है। संविधान भी नियमों और कानूनों का एक सेट होता है जिसमें कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं, जिसके आधार पर व्यवस्था को चलाया जाता है। जिस प्रकार से खेल में एक रेफरी या एम्पायर होता है जो ये देखता रहता है कि खेल नियमानुसार चल रहा है या नहीं, ऐसे ही लोकतंत्र में एक जुडिशरी होती है, न्यायपालिका, जो ये देखती रहती है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था चल रही है या नहीं। जैसे खेल में वहां रेफरी नियमों के उल्लंघन पर दंड दे सकता है या बाहर का रास्ता दिखा सकता है, ऐसे ही लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका होती है, जो ये देखती रहती है कि देश संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रहा है या नहीं, और उसके उल्लंघन पर वहां पर भी जुडिशरी के द्वारा दंड दिया जाता है या उन पर रोक लगाई जाती है। देखिए, संविधान कैसे बना, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, जितना ये जानना महत्वपूर्ण है उतना ही ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान का जन्म कैसे हुआ था। जैसे अर्जुन के विषाद से गीता का जन्म हुआ था, कोरोना महामारी के विषाद से कोरोना वैक्सीन का जन्म हुआ था, ऐसे ही स्वाधीनता आंदोलन के विषाद से भारतीय संविधान का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान की कहानी की यात्रा गांधी जी के उस वक्तव्य में छिपी थी जब उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अपनी नियति स्वयं गढ़नी होगी, स्वयं अपना भाग्य विधाता बनना होगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वराज ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया गया कोई तोहफा नहीं होगा और ना ही ब्रिटिश संसद की हम पर कोई कृपा होगी।
वास्तविक स्वराज तो तब आएगा जब हम खुद अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और खुद अपना संविधान बनाएंगे। तो महात्मा गांधी के इस वक्तव्य से ही हम संविधान की कहानी की यात्रा की शुरुआत करेंगे। औपनिवेशिक शासन काल में जैसे जैसे आजादी की मांग बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही अंग्रेज भी फूट डालो तथा शासन करो की नीति के माध्यम से भारत की एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक ओर अंग्रेज भारत की एकता को तोड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय नेता स्वराज की जिद पर अड़े हुए थे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से घिरी हुई थी और उसी दौर में भारत में होम रूल आंदोलन चल रही, स्वराज की मांग तेजी से बढ़ रही थी। तब 1917 में लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने भारतीयों से यह वादा किया कि युद्ध की समाप्ति के बाद तुम्हें स्वराज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो स्वराज की बात तो छोड़ दीजिए, रोलेट एक्ट जैसे कानून भारत के ऊपर थोप दिए गए, जिसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है। भारतीय नेताओं को उठा करके जेल में ठूंस दिया गया। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार सामने आ गए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने तो रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले। अब हमें स्वराज पाने के लिए अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ी। देखिए 1919-20 का वो दौर जब भारत कोई राष्ट्र नहीं था, उस दौर में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से इस देश के दलित, पिछड़े, महिला, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषी समस्त विचारधाराओं के लोगों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया और इस देश के राष्ट्रीय एकीकरण की बुनियाद डाली। उस दौर की बात कर रहा हूं जब 1919-20 में भारत कोई राष्ट्र नहीं था। उस दौर में महात्मा गांधी ने समस्त विचारधाराओं के लोगों को कई वर्गों और टुकड़ों में बटे हुए भारत को असहयोग आंदोलन के माध्यम से एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के पहला बिगुल बजाया। यद्यपि असहयोग आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिली। यदि असहयोग आंदोलन को उतनी सफलता मिल जाती जैसा कि गांधी जी ने सोचा था, तो भारत शायद 1920 में ही आजाद हो जाता। लेकिन 1922 में चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यद्यपि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन फिर भी इसके परिणाम बड़े दूरगामी निकले।
भारत में जैसे जैसे स्वराज की मांग लगातार तेज होती गई, 1922 में ही महात्मा गांधी ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेजों, तुम भारत को छोड़ करके चले जाओ और हम अपना संविधान गढ़ लेंगे, हम अपना संविधान बना लेंगे। लेकिन भारत को छोड़ने की तो बात दूर, अंग्रेजों ने और दमनकारी नीतियां अपना ली और तेजी से उन्होंने यहां पर दमन चक्र चलाया। इसी दौर में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। साइमन कमीशन जो भारत में आया था, वो ये देखने के लिए आया था कि भारत क्या इस योग्य हो गया है कि उसको संवैधानिक अधिकार दिए जाए, और अगर दिए भी जाएं तो किस सीमा तक दिए जाएं। लेकिन आप विडंबना देखिए कि जो कमीशन ये देखने के लिए आया था कि भारत को संवैधानिक अधिकार किस सीमा तक दिए जाए, उस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ये तो एक प्रकार से भारतीय नेताओं की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह था। तो स्वाभाविक सी बात है कि साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया गया। और जब साइमन कमीशन का विरोध पूरे देश में हो रहा था, तो उसी साइमन कमीशन के एक सदस्य थे जिनका नाम था लॉर्ड बिर्केनहेड। लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी और उन्होंने कहा कि यदि आप इतने ही योग्य हैं तो भारत का एक ऐसा भावी संविधान बनाइए जिसके साथ में सभी वर्गों की सहमति हो। तो भारतीय नेताओं ने लॉर्ड बिर्केनहेड की उस चुनौती को स्वीकार किया और एक रिपोर्ट तैयार की जो 1928 में पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट के 3 भाग थे, जिसमें पहला भाग भारत के भावी संविधान से संबंधित था, दूसरा भाग भारतीय नागरिकों के मूलाधिकार से संबंधित था, और तीसरा भाग हिंदू मुसलमानों के बीच जो सामंजस्य बिठाना था उससे संबंधित था। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो शीघ्र ही इस पर मतभेद उभरकर सामने आ गए, जिसमें पहला मतभेद डोमिनियन स्टेटस को लेकर के था। महात्मा गांधी और कुछ उदारवादी नेता डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में थे, तो वहीं दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा अन्य राष्ट्रवादी नेता पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। जैसा कि 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ने वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की कि अब हमें पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। तो पहला जो मतभेद इस रिपोर्ट पर उभरकर के सामने आया वो डोमिनियन स्टेटस को लेकर के। दूसरा मतभेद हिंदू मुसलमानों को लेकर के सामने आया, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों की सांप्रदायिक आधार पर
निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 1909 के अधिनियम में अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया था, और इस पर जो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसने इस पर अपनी सहमति दे दी थी, अपनी मोहर लगा दी थी। ये उस दौर की, आप चाहे कांग्रेस की गलती कहें या कुछ भी, लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट बनी तो उसने इस मुसलमानों की इस मांग को खारिज कर दिया कि सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं को चेतावनी दे डाली और अपनी अलग 14 सूत्री मांगे अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत कर दी। तो इस रिपोर्ट में जो वर्गीय और जातीय मतभेद उभर करके सामने आए, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के जन्म की कहानी की, और संविधान के जन्म की इस कहानी को हम लोग लगातार जारी रखेंगे। तो आज हम यहीं पर स्टॉप होंगे, यहीं पर रुकेंगे, और इससे आगे की कहानी की चर्चा आपके साथ में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।